Dear students, in previous class we have seen topic loan activities of banks and two different credit situations. इन दो टॉपिक के ऊपर हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम जिन टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे वो है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। जो क्रेडिट बैंक से दिया जाता है उसकी क्या टर्म्स होती है, क्या शर्तें होती है, वो देखेंगे हम। इसके बाद में वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स देखेंगे। लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स के द्वारा जो लोन लिया जाता है उसकी क्या टर्म्स होती है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, इसके अलावा और भी क्या टर्म्स होती है, उसके ऊपर हम इस क्लास में डिस्कस करते हैं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट की टर्म्स, ऋण की शर्तें। जो हम ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं, वो किन किन शर्तों के ऊपर लिया जाता है, कौन कौन सी टर्म्स लगाई जाती है, वो हम देखते हैं। एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट which the borrower must pay to the lender along with the repayment of the principal। तो जो भी लोन एग्रीमेंट किया जाता है उसमें ब्याज की दर निश्चित कर दी जाती है। जो इंटरेस्ट रेट होती है वो एवरी लोन एग्रीमेंट में निश्चित कर दी जाती है, जिसे क्या करना पड़ता है, जिसे बोरोवर को पे करना पड़ता है लेंडर को। जो लेंडर होता है, जो कर्जा देता है, उसको बोरोवर को जो है वो माननी पड़ती है। कर्जदार जो होता है महाजन को मूल रकम के साथ में उसको अदा करता है। इन एडिशन, और इसके अलावा लेंडर्स में डिमांड कोलेटरल, एक नया वर्ड आया है कोलेटरल, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। इसके साथ में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है उसको तो बोरोवर को, लेंडर को देनी पड़ती है मूल रकम के साथ में, लेकिन इसके साथ साथ जो उधारदाता होता है, लेंडर्स में डिमांड कोलेटरल, लेंडर्स जो है कोलेटरल की भी डिमांड कर सकता है अगेंस्ट लोन। इसके अलावा जो लेंडर होता है, कोई समर्थक ऋण आधार, ऋण आधार कहते हैं गिरवी, सिक्योरिटी, कोलेटरल, कोलेटरल जो पैसा हम लेते हैं उसके बदले में कोई चीज लेंडर के पास में रखते हैं, गिरवी रखते हैं, तो उसको हम कहते हैं कोलेटरल। जो भी पैसा लिया जाता है उसकी एवज में ऋण आधार रखना पड़ता है। ऋण आधार की भी लेंडर मांग कर सकता है। लेंडर जो धन दे रहा है उसकी एवज में वो डिमांड कर सकता है कोलेटरल की अगेंस्ट लोन। जो भी लोन वो दे रहा है उसके अगेंस्ट में कोलेटरल की डिमांड भी लेंडर कर सकता है। तो लेंडर जो है कोलेटरल की मांग करता है। कोलेटरल क्या है वो देखते हैं हम। कोलेटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ऑन्स such as land, building, vehicle, livestock, deposits with banks and uses this as a guarantee to a lender until the loan is repaid। तो अब ये क्या है, कोलेटरल क्या है? कोलेटरल ऐसी संपत्ति है, इस प्रकार की एसेट है जिसका मालिक कर्जदार है। एसेट है जिसका ऑन किसके पास है? बोरोवर के पास में। जिसने कर्ज लिया है उसका मालिक वो है, कर्जदार है। कोलेटरल क्या है? कोलेटरल एक ऐसी एसेट है जिसका मालिक बोरोवर है। वो किस रूप में हो सकती है? सच एज लैंड, लैंड के रूप में हो सकती है, या बिल्डिंग, इमारत हो सकती है, व्हीकल हो सकता है, या फिर
लाइव स्टॉक हो सकता है, कोई भी पशु वगैरह, डिपॉजिट विद बैंक्स, बैंक में पूंजी हो सकती है। ये सारी जो चीजें हैं, इसका मालिक कौन होता है? बोरोवर, जो कर्ज लेता है। जो कर्ज लेता है उसकी ये एसेट होती है। एंड यूजेज दिस एज ए गारंटी, और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को, जो लेंडर होता है, उसको गारंटी देने में करता है। जिसने धन दिया है उसको गारंटी देने के लिए इस प्रकार की जो चीजें हैं, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, व्हीकल है, लाइव स्टॉक है, डिपॉजिट्स विद बैंक्स है, ये सब क्या है? कोलेटरल है। तो कोलेटरल को गारंटी के रूप में बोरोवर लैंडर को देता है। कब तक? Until the loan is repaid, जब तक कि लोन रीपेड नहीं कर दिया जाता है, जब तक कि ऋण वापस नहीं चुका दिया जाता है, ऋण का भुगतान नहीं कर दिया जाता है, तब तक कोलेटरल के रूप में इस प्रकार की चीजें जो लेंडर होता है वो अपने पास में रखता है, तो उसको हम कहते हैं कोलेटरल। तो कोलेटरल जो है आपके आ सकता है, व्हाट इज कोलेटरल? कोलेटरल क्या है? तो आपको यहाँ से लिखना है, कोलेटरल इज एन एसेट, एक एसेट है दैट द बोरोवर ओन्स, जो कर्जदार की संपत्ति होती है, बोरोवर की ऑन्स होती है, किस रूप में होती है? सच एज लैंड, बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, लाइव स्टॉक्स, डिपॉजिट्स विद बैंक्स, इस रूप में ये हो सकती है। एंड यूजेज दिस एज ए गारंटी, और इसको गारंटी के रूप में पेश किया जाता है टू ए लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। लेंडर को ये गारंटी के रूप में दिए जाते हैं जब तक कि ऋण को वापस चुका नहीं दिया जाता, जब तक कि लोन इज रीपेड, लोन को रीपेड नहीं कर दिया जाता, तब तक जो लेंडर होता है उस कोलेटरल का मालिक होता है, उस कोलेटरल को अपने पास में रखता है गारंटी के रूप में। तो ये है कोलेटरल। इफ द बोरोवर फेल्स टू रीपे द लोन, अगर जो बोरोवर है वो लोन को रीपे करने में फेल हो जाता है, द लेंडर हैज द राइट टू सेल द एसेट और कोलेटरल टू ऑब्टेन पेमेंट। तो क्या होता है, जो लेंडर है जिसने धन उधार दिया है को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या कोलेटरल को बेचने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जो कोलेटरल बोरोवर ने लेंडर को गारंटी के रूप में दिया है, और अगर बोरोवर लोन को रीपे करने में फेल हो जाता है, लोन नहीं चुका पाता है, तो लेंडर को ये राइट मिल जाता है टू सेल द एसेट, एसेट को सेल करने का राइट उसको प्राप्त हो जाता है, या और भी कोई कोलेटरल की चीज हो सकती है, उसको बेचकर टू ऑब्टेन पेमेंट, यानी पेमेंट ऑब्टेन करने का उसको राइट प्राप्त हो जाता है। कब हो जाता है? जब बोरोवर फेल्स टू रीपे द लोन, जब बोरोवर लोन को रीपे करने में असफल हो जाता है, कर्जा नहीं चुका पाता है, तो लेंडर को ये राइट मिल जाता है कि जो भी कोलेटरल उसके पास में है उसको बेचकर वो अपना दिया हुआ पैसा वापस प्राप्त कर सके। प्रॉपर्टी सच एज लैंड, टाइटल्स, डिपॉजिट्स विद बैंक्स, लाइव स्टॉक आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलेटरल यूज्ड फॉर बोरोइंग। तो ये इस प्रकार के एग्जांपल है, आपके आ सकते हैं। कोलेटरल के उदाहरण बताइए। तो कोलेटरल में आपके प्रॉपर्टी आती है, सच एज लैंड, टाइटल्स, संपत्ति जैसे कि जमीन है, या डिपॉजिट्स विद बैंक, बैंक में जमा राशि, लाइव स्टॉक, पशु वगैरह, आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलेटरल यूज्ड ऑफ बोरोइंग। ये इस प्रकार के उदाहरण हैं जिनका उपयोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है। कर्ज लेने के लिए इस प्रकार के जो एसेट्स है, प्रॉपर्टी है, इनका यूज कोलेटरल के रूप में किया जाता है। तो कोलेटरल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आ सकता है एग्जाम में, कोलेटरल क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हाउस लोन। मकान बनाने के लिए जो हम कर्जा लेते हैं उसको हाउस लोन कहा जाता है। तो किस प्रकार लिया जाता है हम देखते हैं।
Mega has taken a loan of rate 5 lakhs from the bank to purchase a house. मेगा ने घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का कर्जा लिया. The annual interest rate on the loan is 12%. और इस कर्जे पर ब्याज की वार्षिक दर 12% है. And the loan is to be repaid in 10 years in monthly installment. और इसके अलावा इस कर्जे को 10 साल में मासिक किस्तों के रूप में लौटाया जाना है. जो मंथली इंस्टॉलमेंट किया गया है 10 इयर्स में इसको रिपेड किया जाना है. मेगा हैड टू सबमिट टू द बैंक documents showing her employment records and salary before the bank agreed to give her the loan. अब लोन प्राप्त करने से पहले मेगा को बैंक में पहले अपनी नौकरी और वेतन संबंधी जो भी रिकॉर्ड है उनको दिखाना पड़ता है. The bank retained as collateral the papers of the new house. और इसके अलावा which will be returned to Mega only when she repay the entire loan with interest. तो जब बैंक उसको लोन देता है तो मेगा को घर के सभी कागजात जो भी पेपर्स होते हैं वो कोलेटरल के रूप में बैंक में जमा कराने होते हैं, जिन्हें मेगा द्वारा ब्याज समेत कर्ज लौटाने पर वापस किया जाएगा. जो कोलेटरल जो पेपर्स बैंक के पास में रखे जाते हैं वो वापस उसे लोन को रीपे करने के बाद में दिए जाएंगे. तो फिल द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ मेगाज हाउसिंग लोन. जो मेगा ने जो हाउसिंग लोन लिया है उसकी डिटेल्स क्या है, लोन अमाउंट क्या है इन रुपीस. तो आप इसमें भर सकते हो 5 lakhs का उसने लोन लिया है. ड्यूरेशन ऑफ लोन, कितनी अवधि के लिए लिया है, इसने कितनी अवधि के लिए लिया है, 10 इयर्स के लिए लिया है तो 10 इयर्स भर सकते हो. डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके लिए चाहिए आपके एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स एंड सैलरी रिकॉर्ड्स, ये इसमें जमा कराने पड़ते हैं. इंटरेस्ट रेट क्या रखा है, 12% रखा है. मोड ऑफ पेमेंट ये यही है आपके मंथली इंस्टॉलमेंट किया है, 10 किस्तें दी जाएगी, 10 किस्तों में ये भुगतान किया जाएगा बैंक को. कोलेटरल क्या रखा है, इसने पेपर्स रखे हैं, जो भी हाउस के पेपर्स है वो बैंक के पास में जमा है तो वो कोलेटरल है. नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कंप्राइज व्हाट इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट. ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहलाती है, ये ऋण की शर्तें कहलाती है. क्या कहलाती है, ऋण की शर्तें कौन कौन सी है, इंटरेस्ट रेट है, ब्याज दर क्या लगेगा, जो बैंक ने पैसा दिया है उसके ऊपर बैंक क्या ब्याज लेगा, इंटरेस्ट रेट क्या रखेगा. कोलेटरल के रूप में क्या चीजें बैंक के पास में रहेगी वो है, ये भी टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आता है. एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, इसके अलावा आवश्यक कागजात, जो भी पेपर चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए. एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट, और इसके अलावा भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं. तो ये भी आ सकता है आपके टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है. तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है, इंटरेस्ट रेट है, कोलेटरल है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है, एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कंप्राइज व्हाट इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट. इनको हम ऋण की शर्तें कहते हैं. जो भी ऋण देने के रूप में शर्तें रखी जाती है, जैसे ब्याज दर क्या रखी जाएगी, कोलेटरल क्या लिया जाएगा और क्या क्या कागज चाहिए, पेपर चाहिए, इन सबको सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं, ऋण की शर्तें कहा जाता है. तो ये भी आ सकता है आपके टर्म्स ऑफ क्रेडिट. द टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी सबस्टेंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर. ऋण की शर्तों में एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में काफी फर्क आ जाता है. ये जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है इसमें काफी अंतर मिलता है. यानी कहां से लोन लिया जा रहा है, फॉर्मल
जो सोर्स है उनसे लिया जा रहा है, इनफॉर्मल सोर्सेज से लिया जा रहा है, तो उस कंडीशन में टर्म्स ऑफ क्रेडिट भी बदल जाती है। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है उसकी शर्तें अलग अलग होती है। The terms of credit vary substantially from one credit arrangement to another. They may vary depending on the nature of the lender and the borrower. कर्ज की शर्तें लेंडर और बोरोवर की प्रकृति पर निर्भर करती है। यानी लेंडर कौन सा है, बोरोवर की क्या प्रकृति है। लेंडर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रखेगा, उसकी नेचर क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। जो ऋण की शर्तें रखी जाएगी वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगी, द मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोवर। बोरोवर और लेंडर की जो नेचर है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होगी। द नेक्स्ट सेक्शंस will provide examples of the varying terms of credit in different credit arrangements. तो अगले भाग में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जहां विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं में ऋण की शर्तें अलग अलग है। तो जहां से ऋण लिया जा रहा है वहां क्या शर्तें हैं, उनकी लेंडर की प्रकृति क्या है, बोरोवर की प्रकृति क्या है, ये हम इस सेक्शंस में देखते हैं। वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स, विभिन्न प्रकार के साख प्रबंधन। ऋण की जो शर्तें होती है, किस प्रकार की शर्तें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से रखी जाती है वो हम देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ए विलेज, एक गांव का उदाहरण लेते हैं। रोहित एंड रंजना हैड फिनिश्ड रीडिंग अबाउट द टर्म्स ऑफ क्रेडिट इन क्लास। रोहित और रंजन ने कक्षा में टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बारे में पढ़ना खत्म कर दिया था। दोनों ने इसके बारे में पढ़ा था, टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बारे में। अब उन्होंने जो है फिनिश कर दिया है। दे वर ईगर टू नो द वेरियस क्रेडिट अरेंजमेंट्स दैट एग्जिस्टेड इन देयर एरिया। वो अपने इलाके में विविध प्रकार के जो ऋण प्रबंध है, जो क्रेडिट अरेंजमेंट्स है, उनके बारे में जानने को जो है वो ईगर है, उत्सुक है। Who were the people who provided credit? तो एक तो ये जानना चाहते हैं कि कौन लोग उधार देते हैं, उधार किनसे लिया जाता है, ये जानना चाहते हैं वो। Who were the borrowers? बोरोवर कौन होते हैं, ये भी वो जानना चाहते हैं। Who were borrowers? बोरोवर कौन थे। बोरोवर का मतलब बोरो करते हैं, जो उधार लेते हैं, उनको हम बोरोवर्स कहते हैं। What were the terms of credit? और इसके अलावा ऋण की क्या शर्तें थी, ये भी वो जानना चाहते हैं। They decided to talk to some people in their village. उन्होंने अपने गांव के कुछ लोगों से बात करने का फैसला किया। Read what they recalled. तो ये आगे जो बताया जा रहा है वो इनके बातचीत से संबंधित उदाहरण है। 5 नवंबर 2006, ये 15 नवंबर 2006 की बात है। We head directly for the fields where most farmers and laborers would be working at this time of the day. तो हम सीधा उन खेतों में जाते हैं जहां दिन के समय मोस्ट फार्मर्स एंड लेबरर्स जो है काम करते होंगे, वहां पर हम चलते हैं। The fields are planted with potato crops. पहले हम एक छोटा सा गांव है। We first meet श्यामलाल, a small farmer in सोनपुर। सोनपुर का एक छोटा सा फार्मर है श्यामलाल, वहां उससे हम मिलते हैं। A small irrigated village, एक छोटा सा गांव है जहाँ सिंचाई की सुविधाएं अवेलेबल है, उनसे हम मिलते हैं। श्यामलाल क्या बताता है इनको, हम उनकी बातें सुनते हैं। श्यामलाल टेल अस दैट एवरी सीजन ही नीड्स लॉन्स फॉर कल्टीवेशन ऑन हिज 15 एकर्स ऑफ लैंड। तो श्यामलाल कहते हैं कि उसे अपनी
1.5 एकड़ जमीन जोतने के लिए हर मौसम में ऋण लेने की जरूरत पड़ती है। हर साल उसको ऋण लेना पड़ता है। अपनी जो 1.5 एकर्स लैंड है उसके लिए उसको कल्टीवेशन के लिए लोन लेना पड़ता है, नीड होती है। टिल ए फ्यू ईयर्स बैक, कुछ साल पहले तक, he would borrow money from the village money lender at an interest rate of 5% per month, 60 per annum। तो कुछ साल पहले तक वे गांव के एक मनी लेंडर से ऋण लेता था जिस पर उसे 5% मासिक ब्याज देनी पड़ती थी, यानी 60% वार्षिक। 5% इंटरेस्ट रेट के ऊपर उसको लोन दिया जाता है। वो लोन लेता है किसे? मनी लेंडर से। गांव का मनी लेंडर है, साहूकार है, उनसे वो ब्याज के ऊपर धन लेता है जिसकी इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% है, यानी कि 60% एन्युअल। फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ वर्षों में श्यामलाल हैज बीन बोरोविंग फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल ट्रेडर इन द विलेज एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 3% पर मंथ। और कुछ वर्षों से श्यामलाल गांव के एक कृषि व्यापारी से ही 3% मासिक ब्याज की दर पर ऋण ले रहा है। पहले उससे 5% के ऊपर मनी लेंडर से ऋण लेना पड़ता था, लेकिन अब वो 3% के ऊपर जो एग्रीकल्चरल ट्रेडर है उससे वो ऋण ले रहा है। एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन, यानी मौसम की शुरुआत होने पर, द ट्रेडर सप्लाइज द फार्म इनपुट्स ऑन क्रेडिट। व्यापारी ऋण पर कृषि संबंधी जरूरतें अवेलेबल करवाता है, विच इज टू बी रिपेड व्हेन द क्रॉप्स आर रेडी फॉर हार्वेस्ट। और जिसे फसल तैयार हो जाने पर वापस करना होता है। बिसाइड्स द इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन, लोन पर ब्याज के अलावा the trader also makes the farmers promise to sell the crop to him। लोन के अलावा जो ट्रेडर है वो फार्मर्स से प्रॉमिस करता है, फार्मर्स से प्रॉमिस करता है कि जो भी क्रॉप उसके यहाँ पर होगी वो वहीं पर सेल करेगा। तो ये एक टर्म्स और रख दी किसान के ऊपर। व्यापारी किसान से वादा लेता है कि वो अपनी फसल उसी को बेचेगा, क्योंकि उसने लोन दिया है उसको, तो जो भी फसल वो उगाएगा उस फसल को भी वो उसी को बेचेगा। ये उसके ऊपर टर्म्स लाद दी। दिस वे द ट्रेडर कैन एंश्योर, इस प्रकार जो ट्रेडर है वो एंश्योर हो जाता है दैट द मनी इज रीपेड प्रॉम्प्टली। तो इस प्रकार जो है ट्रेडर निश्चित है कि ऋण की अदायगी समय पर हो जाएगी, क्योंकि उसने प्रॉमिस कर लिया है कि जो भी क्रॉप्स होगी वो उसी को बेचेगा। तो इस प्रकार ये जो ट्रेडर है वो एंश्योर हो जाता है कि उसकी जो मनी है रिपेड हो जाएगी प्रॉम्प्टली। आल्सो सिंस द क्रॉप प्राइसेस आर लो आफ्टर द हार्वेस्ट, फसल की कीमतें फसल काटते समय कम होती है। ये आप जानते ही हो कि जब भी फसल कटती है तो उसकी जो प्राइसेस होती है वो काफी लो होती है। द ट्रेडर इज एबल टू मेक ए प्रॉफिट फ्रॉम buying the crop at a low price from the farmers and then selling it later when the price has risen। तो इससे व्यापारी को लाभ भी होगा, क्योंकि जब फसल कटती है तो उस समय वो फसल खरीदकर बाद में कीमत बढ़ने पर वो भारी मुनाफा कमाता है। किसान से फसल ले लेता है लो रेट के ऊपर, लो प्राइस के ऊपर फ्रॉम द फार्मर्स, एंड देन और उसके बाद सेलिंग इट लेटर when the price has been risen। और जब प्राइस जो है ज्यादा होती है तो बाद में वो उसको सेलिंग करता है। तो इस प्रकार इसको दोहरा लाभ हो जाता है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल जाता है, फसल के ऊपर भी इसको फायदा हो जाता है। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। वी नेक्स्ट मीट अरुण, अरुण से मिलते हैं, हु इज सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ वन फार्म लेबरर, जो एक किसान मजदूर के
काम का निरीक्षण कर रहा है। अरुण हैज 7 एकर्स ऑफ लैंड, और अरुण के पास में 7 एकर्स जमीन है। ही इज one of the few persons in Sonpur to receive bank loan for cultivation। तो अरुण के पास 7 एकड़ जमीन है और वो सोनपुर के उन लोगों में से है जिससे खेती के लिए बैंक से लोन मिला है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लोन मिलते हैं, तो उनमें से ये भी एक पर्सन है, फ्यू पर्सन्स में से ये भी है जिसको बैंक से लोन प्राप्त हुआ है। द इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन इज 8.5% पर एन्यूम। तो इस जो बैंक से जो लोन मिला है उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होती है, 8.5% ही है। यहाँ पर 60% एन्यूम थी, लेकिन इसको केवल 80.5% एन्यूम पर लोन मिल गया। एंड कैन बी रिपेड एनी टाइम इन द नेक्स्ट 3 years। और ये भी सुविधा है इसको ये सुविधा है कि इसे अगले 3 वर्षों में कभी भी लौटाया जा सकता है। यहाँ पर बंदिश नहीं है। तो जहाँ मनी लेंडर से जो हम लोन लेते हैं तो वहां पर काफी टर्म्स होती है, और बैंक से लोन लेते हैं तो वहां पर जो टर्म्स होती है सिंपल होती है, इजी होती है। तो यहाँ पर उसको रीपेड करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि नेक्स्ट 3 years में वो कभी भी इसको रीपेड कर सकता है। अरुण प्लान्स टू रीपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट बाय सेलिंग अ पार्ट ऑफ द क्रॉप। तो अरुण की योजना क्या है? अरुण की योजना ये है कि फसल तैयार होने पर अपनी उपज का कुछ हिस्सा बेचकर इस ऋण की अदायगी कर देगा। कुछ हिस्सा वो बेच देगा, जो पैसा आएगा वो बैंक में जमा करवा देगा, यानी बैंक से जो लोन लिया है उसको रीपे कर देगा। ही देन इंटेंड्स टू स्टोर द रेस्ट ऑफ द पोटैटोज इन ए कोल्ड स्टोरेज। और बाकी आलू की फसल को क्या करेगा? वो शीत भंडार में रखकर कुछ समय के लिए वो उसको रखा रहेगा, cold storage, and apply for a fresh loan from the bank against the cold storage receipt। तो आलू की फसल को शीत भंडार में रखकर बैंक से इसके बदले में नया ऋण लेने के लिए वो जो है आश्वस्त होना चाहता है। The bank offers this facility to farmers who have taken crop loan from them। बैंक उन किसानों को ऐसी सुविधा देने के लिए तैयार है जो पहले भी खेती के लिए उनसे ऋण ले चुके हैं, उनको वो लोन देने के लिए तैयार रहते हैं। जिन्होंने पहले बैंक से लोन लिया है, बैंक उन लोगों को लोन देने के लिए तैयार रहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल रमा का है। रमा इज वर्किंग इन नेबरिंग फील्ड। रमा पास के खेत में काम करती है। सी वर्क्स एज एन एग्रीकल्चरल लेबरर। एग्रीकल्चरल लेबरर के रूप में खेत में काम करती है। देयर आर सेवरल मंथ्स इन द ईयर व्हेन रमा हैज नो वर्क। तो साल में ऐसे कई महीने आते हैं जब रमा के पास में कोई काम नहीं होता है, उसको काम नहीं मिल पाता है। एंड नीड्स क्रेडिट टू मीट द डेली एक्सपेंसेज। डेली एक्सपेंसेस के लिए उसको क्रेडिट की नीड होती है, जो उसके रोजमर्रा के जो खर्चे हैं उसके लिए उसको कर्जा लेना पड़ता है। एक्सपेंस ऑन सडन इलनेस और फंक्शंस इन द फैमिली आर आल्सो मेड थ्रू लोन्स। और अचानक बीमार पड़ने पर या परिवार में किसी फेस्टिवल के ऊपर खर्च करने के लिए भी उसको ऋण लेना पड़ता है। रमा हैज टू डिपेंड ऑन हर एम्प्लॉयर। रमा जहाँ पर काम करती है, जो उसका एम्प्लॉयर है, जो उसका नियोक्ता करता है, उसका मालिक है, रमा कर्ज के लिए अपने मालिक के ऊपर निर्भर है, एम्प्लॉयर के ऊपर निर्भर है। ए मीडियम लैंड ओनर इन सोनपुर। तो ये जो मालिक है ये सोनपुर का मध्यवर्गीय लैंड लॉर्ड्स है, लैंड ओनर्स है, भूस्वामी है, उसके यहाँ काम करती है रमा, और ऋण के लिए भी उसी के ऊपर ये निर्भर है। और क्रेडिट के लिए द लैंड ओनर चार्जेज एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर मंथ। तो ये जो इसका भूस्वामी है उसे 5% मासिक ब्याज पर ऋण देता है, 5% लेता है, ऋण देता है। रमा रीपेज द मनी बाय वर्किंग फॉर द लैंड ओनर। और रमा इसको कैसे रीपे करती है? मनी के रूप में
इसको वर्किंग फॉर द लैंड ओनर, यानी रमा उस कर्जे को भूस्वामी के यहाँ काम करके वापस करती है, लैंड ओनर के यहाँ काम करती है, जो भी पैसा मिलता है वो चुका कर अपना लोन पूरा करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम रमा हैज टू टेक ए फ्रेश लोन बिफोर देन प्रीवियस लोन हैज बीन रीपेड। तो मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकांश समय में रमा को नया ऋण लेना पड़ जाता है, जबकि वो पुराना ऋण भी नहीं चुका पाती है, उसको फ्रेश लोन लेना पड़ता है। पुराना ऋण भी नहीं चुका पाती है क्योंकि पैसे जो है उसको बहुत कम मिलते हैं। तो जब तक वो पुराना या प्रीवियस लोन जो है उसको रीपेड कर पाती है, उससे पहले उसको टेक ए फ्रेश लोन लेना पड़ जाता है। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, सी ऑज द लैंड ओनर रेट 5,000। तो वर्तमान में उसे भूस्वामी के 5,000 रुपए चुकाने हैं। तो द लैंड ओनर डज नॉट ट्रीट हर वेल। तो भूस्वामी उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करता है। लैंड ओनर डज नॉट ट्रीट हर वेल, जो ट्रीट करता है वो भी अच्छा नहीं है। सी कंटिन्यूज टू वर्क फॉर हिम सिंस ही कैन गेट लोन्स फ्रॉम हिम व्हेन इन नीड। फिर भी वह उसके लिए लगातार काम करती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसको लोन मिल सके, इसलिए वो लगातार उसके लिए काम करती है। रमा टेल्स अस दैट द ओनली सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर द लैंड लेस पीपल इन सोनपुर आर द लैंड ओनर एम्प्लॉयर्स। तो रमा हमको ये बताती है कि सोनपुर में भूमिहीन लोगों के लिए ऋण का एकमात्र सोर्स जो है वो भूस्वामी है। जो सोनपुर में कहीं ऋण नहीं मिलता है, बैंक नहीं है, तो यहाँ पर एकमात्र जो सोर्सेज है लोन का वो है लैंड ओनर एम्प्लॉयर्स, भूस्वामी नियोक्ता। जिसने नौकरी दी है, एम्प्लॉयमेंट दिया है, उसको हम कहते हैं एम्प्लॉयर्स। जिसने एम्प्लॉयमेंट दिया है वो एम्प्लॉयर्स जो है वहीं से हमको ऋण मिल सकता है। या सोनपुर में और लोन का कोई और सोर्सेज नहीं है। लॉन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। अब सहकारी समितियों से किस प्रकार ऋण मिलता है वो हम देखते हैं। लॉन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स, सहकारी समितियों से ऋण बिसाइड्स बैंक्स, बैंक के अलावा, द अदर मेजर सोर्सेज ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरियाज आर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कोऑपरेटिव्स। यानी बैंकों के अलावा रूरल क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में सस्ते ऋण का एक अन्य सोर्स सहकारी समितियां। अगर हमको सस्ता ऋण चाहिए तो कोऑपरेटिव से मिलता है, बिसाइड्स बैंक्स, बैंक के अलावा जो रूरल एरियाज है वहां पर मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट कौन है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज से भी हमको चीप क्रेडिट के ऊपर लोन मिल सकता है। मेंबर्स ऑफ a cooperative pool their resources for cooperation in certain areas। सहकारी समिति के सदस्य अपने संसाधनों को कुछ क्षेत्रों में सहयोग के लिए इकट्ठा करते हैं। There are several types of cooperative possible such as farmers cooperatives, weaver cooperatives, industrial workers cooperatives, etc। तो कोऑपरेटिव्स भी कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार की सहकारी समितियां संभव है, जैसे कि फार्मर्स कोऑपरेटिव्स, किसानों की समितियां, वीवर्स कोऑपरेटिव्स, बुनकरों की समितियां, इंडस्ट्रियल वर्कर्स कोऑपरेटिव्स, औद्योगिक मजदूरों की समितियां आदि। ये इस प्रकार की बहुत सारी कोऑपरेटिव्स है जहां से लोन लिया जा सकता है। कृषक कोऑपरेटिव फंक्शंस इन ए विलेज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम सोनपुर। तो एक और कोऑपरेटिव है कृषक सहकारी समिति, सोनपुर के नजदीक एक गांव में काम करती है। एक और कोऑपरेटिव है जिसका नेम है कृषक कोऑपरेटिव। ये भी फंक्शंस काम करती है इन ए विलेज, गांव में, नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम सोनपुर, ये सोनपुर के पास में ही है। इट हैज 2,300 फार्मर्स एज ए मेंबर्स।
जो कृषक कोऑपरेटिव है इसके मेंबर्स कितने हैं? 2300 फार्मर्स एज मेंबर्स। इसके 2300 किसान सदस्य है, सारे किसान हैं और इसके मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 2300 इसके मेंबर्स हैं। इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ये क्या करती है? ये अपने सदस्यों से डिपॉजिट्स प्राप्त करती है, जमा प्राप्त करती है, यानी ये धन को इकट्ठा करती है, अपने जो भी मेंबर्स है उनसे वो धन लेती है, जमा करती है बैंक जैसे। विद दीज डिपॉजिट्स एज कोलेटरल, इस जमा पूंजी को कोलेटरल मानते हुए द कोऑपरेटिव हैज ऑब्टेन्ड अ लार्ज लोन फ्रॉम द बैंक। इस जमा पूंजी को कोलेटरल मानते हुए इस सहकारी समिति ने बैंकों से बड़ा ऋण प्राप्त किया है। ये जो धन इकट्ठा करते हैं, डिपॉजिट्स करते हैं, वो कोलेटरल के रूप में बैंक में रखते हैं और बैंक से काफी बड़ी मात्रा में ये लोन प्राप्त करते हैं। दीज फंड्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड लोन्स टू मेंबर्स। इस पूंजी का इस्तेमाल सदस्यों को लोन देने के लिए किया जाता है। वंस दीज लोन्स आर रीपेड, जब ऋण लौटा दिया जाता है, वंस दीज लोन्स आर रीपेड अनदर राउंड ऑफ लैंडिंग कैन टेक प्लेस। ये ऋण लौटाने के बाद कर्ज का दूसरा दौर शुरू किया जा सकता है, यानी दोबारा भी लोन लिया जा सकता है। कृषक कोऑपरेटिव प्रोवाइड्स लोन्स फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। तो जो कृषक सहकारी समिति है, कृषि उपकरण खरीदने के लिए लोन देती है। लोन फॉर परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, जो भी एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स है लोन्स उसके लिए दिया जाता है। लोन्स फॉर कल्टीवेशन, और कल्टीवेशन के लिए भी लोन दिया जाता है। एंड एग्रीकल्चरल ट्रेड, कृषि व्यापार के लिए भी लोन दिया जाता है। कहाँ से? कृषक कोऑपरेटिव से। कृषक कोऑपरेटिव लोन प्रोवाइड करवाता है फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। जो भी एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स है उनको परचेज करने के लिए, कल्टीवेशन के लिए, कल्टीवेशन ट्रेड के लिए लोन दिया जाता है। फिशरी लोन्स, मत्स्य पालन के लिए भी लोन दिया जाता है, मछली पालन के लिए। लोन्स फॉर कंस्ट्रक्शंस ऑफ हाउसेज, हाउसेज के कंस्ट्रक्शंस के लिए भी लोन दिया जाता है। एंड फॉर अ वैरायटी ऑफ अदर एक्सपेंसेस, और इसके अलावा अन्य खर्चों के लिए भी ये जो कोऑपरेटिव है, सहकारी समिति है, कौन सी सहकारी समिति? कृषक सहकारी समिति, कृषक कोऑपरेटिव्स, ये ऋण प्रदान करती है। तो बहुत सारे क्षेत्रों में जो है ऋण प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट जो हमारा ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है नेक्स्ट में, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। और इनफॉर्मल भी पढ़ेंगे हम। फॉर्मल सेक्टर्स, इनफॉर्मल सेक्टर्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। ये आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल आपके एग्जाम में आता है। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा इंपॉर्टेंट होगा, इस टॉपिक के ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।